हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़े हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लोग देख रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को, यानी इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी को देख रहे हैं। इससे पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से जो है अलग अलग टॉपिक को कराया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट वीडियो के बाद जाइए और प्लेलिस्ट से सभी को वहाँ वीडियो से आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी सार संग्रह में जो है आपका जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सहित जो है आपका जो इसमें निचोड़ आपका दिया हुआ है सभी क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। आगे जाने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आज का वीडियो में ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण के बारे में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होती है? तो समताप मंडल में। पूछेगा ओजोन परत किस वायुमंडल में स्थित होता है? तो समताप मंडल में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 20 से 35 किलोमीटर। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने की थी? तो GW केंट मूर ने। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की? तो ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन सैंकलिन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है? तो इसमें आपका CFC, हेलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन और हेलोजन 1211 और 1301 आदि। चलिए अगला नोट में क्या दिया हुआ है। नोट में आपका दिया हुआ है कि ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूलन पदार्थ कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। चलिए याद रखिएगा इसको। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से कम होता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक। जैव न्यूनीकरण रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? तो मानव जनित प्रदूषण के कारण जो है प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रॉक्सी एस्टिल नाइट्रेट ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं? तो द्वितीयक प्रदूषक है। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। जब अकार्बनिक पोषक तत्व फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? तो सुपोषण में वृद्धि करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो लेड। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल और हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जैव विघटित प्रदूषक कहलाता है। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? तो एस्बेस्टोसिस। जैव उपचारण से तात्पर्य है कि जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। चलिए अगला लाइन क्या दिया हुआ है नोट में कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है और ये सामान्यतः हेलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं और इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैवोपचार यदि प्रदूषक
प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो स्वस्थानीय जैवोपचार। अगला क्वेश्चन, यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बाह्य स्थानीय जैवोपचार। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार करना क्या कहलाता है? तो फाइटो निष्कर्षण कहलाता है। चेरनोबिल कौन है? चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1986 को। कब? 26 अप्रैल 1986 को। एक तरफ आपका दिया है कि प्रदूषक, उसका दुष्प्रभाव क्या है। तो देखिए क्या मैंने प्रभावित होता है आपका, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे क्या होता है कि श्वास संबंधित रोग जो है हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो है, इससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधित समस्या हो सकती है। धूल कण से आपको यकृत और वृक्क की क्षति हो सकती है। शीशा से कैंसर बीमारी हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कराती है? तो दामोदर नदी। कौन सा है? दामोदर नदी। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथेनो ग्लोबोनीमिया। ठीक है। सिगरेट के धुएं में कौन सी प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो आपका ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर संबंधित है। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? तो पॉलीमर से निर्मित होने के कारण। अगला क्वेश्चन कि भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। और इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कूड़े कचरे को जलाने के लिए इंसिनरेटर का प्रयोग किया जाता है। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 1974 में। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। पार्थेनियम यानी गाजर या घास के पराग कणों से कौन सा रोग होता है? तो चर्म रोग एवं दामा रोग हो जाता है। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषक के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के। क्या है? वायु प्रदूषण के। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो उष्मीय प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन कि इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण। शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन नाम प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता था? बेंजीन, टालियून एवं जाइलिन। टालियून एवं जाइलिन। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो रक्त कैंसर। अगला क्वेश्चन कि सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होते हैं? तो सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन सा है? तो आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन कि कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? तो न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? तो फॉस्फेट की पाई जाती है। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है? तो कपड़ा उद्योग में। जल में कार्बनिक यौगिक का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी से। क्रोमेटोग्राफी से। ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण होता है? तो पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण। अगला क्वेश्चन कि किस पादप को जलीय विषाक्तता पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? तो जलकुंभी। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा। जीरोडार्मा पिगमेंटोसस नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? तो पराबैंगनी किरण के। एक तरफ वायु प्रदूषण दिया है और प्रभावित अंग। ठीक है। इस वायु प्रदूषण से एस्बेस्टस धूल जो होता है हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। शीशा से हमें मस्तिष्क प्रभावित होता है। पारा से उदर और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त वाहिकाएं जो है प्रभावित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पर्यावरण दिया है, संस्था एवं संगठन। देखिए कुछ संगठन का नाम है और उसका उद्देश्य क्या है उन संगठन का, उन सभी को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला संगठन आपका क्या दिया हुआ है देख लीजिए। तो पहला संगठन का दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ? तो 1972 ईस्वी में।
सदस्य 193, मुख्यालय नैरोबी केन्या। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापना 1972 इसमें, मुख्यालय कहाँ है तो नैरोबी केन्या में है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है इस संगठन का, तो इसमें जो है वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण विकसित करना है। अगला आपका जो संगठन दिया है तो IUCN, ठीक है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका स्थापना कब हुआ था तो 1948, अक्टूबर 1948 में। मुख्यालय कहाँ है तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। सदस्य 1300। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। IUCN का उद्देश्य क्या है तो यह प्राकृतिक संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। देखिए, इसका मुख्यालय आप जरूर याद रखिएगा, अक्सर मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाता है हर एग्जाम में, ठीक है, तो मुख्यालय को तो आप तो याद रखिएगा। अन्य वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय जो अधिसमय या वाशिंगटन कन्वेंशन की स्थापना कब की गई तो 1973 में। मुख्यालय कहाँ है तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सदस्य 183। उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तर जीविता के लिए संकट उत्पन्न न करे। चलिए नेक्स्ट संगठन की ओर चलते हैं। तो अगला संगठन आपका दिया हुआ है कि वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अधिसमय स्थापना कब हुआ तो स्थापना 1979 में। मुख्यालय जो है बॉन, जर्मनी में। सदस्य 313 है, ठीक है। उद्देश्य की बात करें तो यह अधिसमय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। अगला दिया हुआ है कि विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई 1961 में। मुख्यालय कहाँ है तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, ठीक है। उद्देश्य देख लेते हैं तो यह पर्यावरण संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। अगला संगठन बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसका स्थापना कब हुआ था 1922 में। मुख्यालय जो है कैम्ब्रिज, यूके में है। सदस्य 121। उद्देश्य जो है यह पक्षियों एवं उनके आवासों का संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करता है। अगला संगठन की वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की स्थापना 1974 में और मुख्यालय वाशिंगटन DC। तो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट का मुख्यालय वाशिंगटन DC। उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य पौष्टिक भोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। अगला है ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में। मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। उद्देश्य क्या है ग्रीन पीस का तो यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण, अनुवांशिक अभियांत्रिकी आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला है वेटलैंड्स इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय कहाँ है तो बेंजनीजन, नीदरलैंड्स में। स्थापना 1996 में। तो वेटलैंड्स इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है तो आपका नीदरलैंड में है। उद्देश्य देख लेते हैं इस संगठन का। तो यह आर्द्र भूमियों के क्षरण को रोकने एवं नष्ट आर्द्र भूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए कार्य करता है। रॉटरडम कन्वेंशन का मुख्यालय जो है आपका नीदरलैंड में है, रॉटरडम में। स्थापना 1998 में। सदस्य 157 में। इसका उद्देश्य उनका मानव जो है इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्गत के संबंध में व्यापार पर सहकारी प्रयासों पर बदल देना है। अगला क्वेश्चन है कि आपका स्टॉकहोम सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है इसके स्थापना 2001 में। सदस्य की बात करते 152 है। मुख्यालय कहाँ है तो स्टॉकहोम, स्वीडन में है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है तो स्वीडन में है। इसका देख लेते हैं क्या उद्देश्य है तो यह अनवरत जैविक प्रदूषकों के प्रयोग को समाप्त करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। तो ठीक है, तो आज हम लोग का यह टॉपिक जो है ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण जो है हम लोग को समाप्त हो गया। देख लीजिए, इसमें कुछ नोट के तौर पर दिया हुआ है लास्ट कि ओजोन परत की खोज किसने किया था। ओजोन परत की खोज जो है चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी बुसान ने की थी। किसने किया था तो चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी बुसान ने की थी। नेक्स्ट लाइन आपका दिया हुआ है कि इनडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है और इससे फेफड़े का कैंसर एवं रक्त कैंसर होता है। तो इसे नोट को ही आप ध्यान रखिएगा। चलिए समाप्त हो गया टॉपिक जो है ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग का जो पर्यावरण परिस्थिति का जो आपका सीरीज चल रहा है उसके बाद हमारा एक वीडियो में आपका जो है इसके बाद आपका पर्यावरण परिस्थिति खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग रिवीजन वीडियो बार बार देखिए और वीडियो के माध्यम से आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और कमेंट के द्वारा बताइए आप कि वीडियो कैसा बना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो जो है, और आपको पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो भी आपके पास आएगा वो सब आपको मिलता रहेगा कि इस चैनल पर क्या क्या कराया जा रहा है पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, इसके
इस चैप्टर के बाद जो माने आपका ये जो परिस्थिति खत्म हो जाएगा पर्यावरण परिस्थिति की, इसके बाद कौन कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं आप कमेंट के द्वारा भी ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए अलग अलग ग्रुप में, ठीक है, और लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे आपको नए टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।